सांसदों की तरफ से लगभग 150 संशोधन मिले थे, जिसको बारी बारी से करके, चूंकि संशोधन जब देते हैं तो कई सारे संशोधन सेम होते हैं सदस्यों के, तो 150 संशोधन को सिमट कर आपने देखा कि लगातार जो भी विपक्ष के संशोधन थे या फिर जो न्यूट्रल दल हैं इंडिया अलायंस के बाहर के, उनके संशोधन लगातार गिरते चले गए और सरकार का जो भी संशोधन था वो स्वीकार हुआ और फाइनल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और ऐसे में इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक ढंग से वोट डाल पाए उनका वोट काउंट किया जाएगा। उसके बाद पर्ची की प्रक्रिया शुरू होती है। जो लोग वोट नहीं डाल पाए हैं उनको पर्ची दी जाती है, सेक्रेटरी जनरल की तरफ से स्टाफ को निर्देश दिया जाता है और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में सामने जो अधिकारी हैं वो घूमकर सभी को पर्चियां दे रहे हैं और फाइनल रिजल्ट में फिर इस बार थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। लेकिन मुख्य तौर पर जो एक संख्या बल है, 293 से कम अगर सरकार का संख्या बल होता है तो जाहिर तौर पे एक सवाल जरूर उठेगा कि भाई 293 सांसदों के सहयोग से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, अगर उसमें से 2-4 भी कम होते हैं तो जाहिर सी बात है एक सवाल सरकार के ऊपर उठता है कि क्या वो 5 लोग आपके समर्थन में नहीं है, इस बिल के समर्थन में नहीं है। हालांकि कई बार जो हम लोग जो लगातार देखते हैं रवि, उसके बारे में मैं बताऊं कि कई बार सांसद बाहर चले जाते हैं और जब लॉबी क्लियर करने का जो आदेश आपने सुना होगा जब लोकसभा स्पीकर ने दिया, तो उस दौरान जब लॉबी क्लियर करने का मतलब होता है कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई सत्ता पक्ष के सांसद या विपक्ष के सांसद बाहर रह जाते हैं और बाद में पार्टी उनसे सोकॉज पूछती है कि आप उस वक्त क्यों मौजूद नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ये डिसिप्लिन का मामला कहीं ना कहीं आता है। लेकिन मोटे तौर पे बिल की अगर बात की जाए तो सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने देखा इससे पहले लेकिन जो कुमार एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि जो पहला संशोधन पास किया गया वो आंकड़ा दिया गया था 288 का और विपक्ष का दिया गया था 232 का। इसे किस तरह से देखें कि 293 का बताया गया था, सरकार के पास इतना आंकड़ा है, लेकिन पहला संशोधन जो पास हुआ है उसमें 288 समर्थन में पड़े हैं। देखिए बिल्कुल रवि, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि 288 समर्थन में पड़े हैं। कई सांसद हो सकता है कि लॉबी से बाहर यानी सदन से बाहर चले गए हों और जब ये ऐलान हुआ कि अब वोटिंग होगी उस वक्त जब लॉबी क्लियर करने की बात की जाती है तो वो कई बार सदन में पहुंच नहीं पाते हैं। विपक्ष के भी सांसदों की संख्या की बात करें तो उनकी भी संख्या 233 से 236 की थी, तो कई बार सांसद बाहर होते हैं इसमें। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये डिसिप्लिन का मामला है कि जब व्हिप जारी किया गया है तमाम दलों की तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो उनके सांसद आखिर मौजूद क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक डिसिप्लिन का मामला बनता है, डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला भी ये बनता है। तो जाहिर सी बात है ये एक सवाल है जो कि अक्सर जब बिल कोई पास होता है उसके अगले दिन हम लोग भी एक खबर चलाते हैं कि 5 सांसद मौजूद थे, उनसे पूछा गया है कि आप उस वक्त मौजूद क्यों नहीं थे। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें नंबर्स की बात नहीं है, चूंकि 272 का आंकड़ा चाहिए और 288 सांसदों का वोट वहां पड़ा है। विपक्ष के भी 3-4 सांसदों की कमी यहाँ पे है, चूंकि वो भी हो सकता है बाहर में मौजूद हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वक्त संशोधन बिल जिस पे लगातार चर्चा चल रही थी, आपको याद होगा पिछली बार 2 अप्रैल के आसपास से इस बिल पे चर्चा शुरू हुई थी। आज और 3 अप्रैल है, लगभग 1 साल चुनाव से पहले ही इस बिल पे चर्चा सरकार ने शुरू कर दी थी और 1 साल का वक्त लग गया। हालांकि ये बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, चूंकि नंबर सरकार के पास है। लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया उसका जो जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है वो भी एक प्रयास किया गया है कि सरकार किस तरह से न्यूट्रल होकर काम करना चाहती है। हालांकि उसके पीछे की मंशा कुछ और हो सकती है, क्योंकि आपने कई सत्ता पक्ष के लोगों को आपने सुना, सांसदों को सुना, वो बार बार उसमें हिंदू मुसलमान शब्द का जिक्र कर रहे थे। अभी जब वोटिंग की प्रोसेस शुरू हुई तो अंदर से जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी एजेंडा सदन में कोई भी बिल आए, चुनावी एजेंडा सत्ता पक्ष का जो उसकी एक आइडियोलॉजी है उस हिसाब का होता है, विपक्ष की जो आइडियोलॉजी है वो एक अलग हिसाब का होता है। लेकिन मोटे तौर पे सरकार ने इस पूरे बिल के जरिए दिन भर जो भाषण चलाया, गृह मंत्री का भाषण चलाया, किरण रिजिजू जो कि रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं इस बिल के लिए क्योंकि वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके तरफ से जो भाषण दिया गया उसमें सीधे तौर पे बताने का प्रयास किया गया है कि जेपीसी की सिफारिशों को, जो तमाम सिफारिशें थी यानी कि 44 संशोधन सरकार ने 1995 के बिल में किया था और उसके बाद उसमें 44 संशोधन से जिसमें 14 संशोधनों को जेपीसी में बदला गया, सहयोगियों की जो डिमांड थी उन सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसमें, और उसके बाद आज जो
तमाम बताया गया बातें, उसमें सीधी सी बात है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। जबकि आप जानते हैं कि देश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे की नमाज, ईद की जो आखिरी नमाज थी, वो भी काला पट्टी लगाकर उन्होंने इसके विरोध में दिया। तो सरकार का ये दावा है कि कई मुस्लिम संगठनों ने इसको स्वीकार भी किया है। इसके अलावा दूसरा जो सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, यह विधेयक इसी मूल उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बार बार आरोप लगा रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से, जो सांसद आरोप लगा रहे थे कि कुछ मुस्लिम नेताओं या कुछ जो बड़े मुस्लिम परिवार के लोग हैं, उनका कब्जा वक्त की संपत्तियों पे है और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई लीज पे किसी 5 स्टार होटल को देता है तो कोई अपना बंगला उस पर बनाता है। ये आरोप तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से लगे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि 2014 से पहले की जब बात सत्ता पक्ष की तरफ से की गई, तो चूंकि 2013 में ऐसे कुछ संशोधन हुए थे जिसपे बार बार सवाल उठा। वो ये कहा गया कि चुनाव में जाने से पहले, ये बात अमित शाह ने भी कही और किरण रिजिजू ने भी कहा कि चुनाव में जाने से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले वक्फ बोर्ड को असीम ताकत दे दिया गया, जो कि देश का जो आईपीसी उस वक्त था उसको भी कई बार बुलडोज करता था, उसको वो भी उस पे भी कार्रवाई करने की मतलब ताकत आईपीसी के अंदर नहीं रह गई थी। इसको लेकर बार बार सवाल उठाया गया और ये भी आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली की ट्रांसफर कर दी गई थी। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और सरकार का ये कहना है कि इसमें हम तकनीक का विशेष इस्तेमाल करेंगे और वक्फ संपत्तियों का जो है वो एक सेंट्रल डेटाबेस हम बनाएंगे और जिसके जरिए कि वक्फ संपत्तियों का ठीक ढंग से मेंटेन किया जा सकेगा, डेटाबेस बनाया जाएगा और केंद्रीय डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा ताकि सभी वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। इस पे भी सवाल उठाया है, विपक्ष के सांसदों ने इस पे भी सवाल उठाया है कि पिछले 10 साल से डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस आप चला रहे हैं, वो नहीं हो पाया। अब आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सबको डिजिटलाइज कर देंगे, तो आखिर 10 साल से इसका मतलब आपकी नियत में कहीं खोट था। अब आप 6 महीने में देश भर की वक्फ संपत्तियों को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं और 10 साल में नहीं कर पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी साफ किया गया कि जो वक्फ बोर्ड होगा स्टेट्स में या केंद्र में, उसमें एक जो डर था कि गैर मुस्लिम जो 2 लोग शामिल हो सकते हैं या महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, उसमें सरकार की तरफ से सफाई ये है कि उसमें जो बहुमत होगा वक्फ बोर्ड में वो मुस्लिम समुदाय का ही होगा। 2 महिलाएं उसमें शामिल होंगी। जाहिर सी बात है मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें समायोजित किया जाएगा, उनके भी अधिकारों की रक्षा होनी है, इसलिए उनको भी प्रमोट करना है, उनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो 2 गैर मुस्लिम इसमें सदस्य होंगे वो किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करके उससे जो होने वाली आमदनी है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम दलील जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है